गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आरोह भाग 1 11वीं कक्षा की जो हिंदी बुक है उसका चैप्टर है गलता लोहा, जिसके राइटर हैं शेखर जोशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपकी तैयारी क्योंकि समय बहुत जल्दी जा रहा है और जो एग्ज़ाम टाइम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से लगातार करते रहें। समय कभी मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। कहाँ से ली गई है? दाजू से ली गई है। दाजू क्या है? कहानी है। दाजू की आपको विधा भी याद रखनी है। ये कहानी है और किसके द्वारा रचित है? शेखर जोशी द्वारा रचित है। एक बार फिर से देख लीजिएगा पंक्तियाँ। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। शेखर जोशी, जन्म 1932, अल्मोड़ा उत्तरांचल। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साहित्यिक परिचय में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जन्म और मृत्यु ही उनके लिए काफ़ी होगा, लेकिन जो पाठ से संबंधित जो एक नोट दिया गया है साहित्यिक परिचय में वो 11वीं क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी चैप्टर तो ज़रूरी है ही, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए इसमें से कुछ भी स्किप करने के लिए नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। जन्म 1932, अल्मोड़ा उत्तरांचल में शेखर जोशी जी का जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, जो कि बहुत बार पूछी जाती है और बहुत ही फेमस है। सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये इनके शब्द चित्र संग्रह है जो कि संस्मरण है। सम्मान, जैसे देखिए साहित्य अकादमी वगैरह पुरस्कार हम याद रख लेते हैं। आज कल जो पेपर पैटर्न है उसमें बहुत डीप से पूछा जाता है ताकि उसको टफ बनाया जा सके। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला, तो आपको याद रखना है पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान का नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधि करती है। तो ये लाइनें भी हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ नहीं पूछा जा सकता या जो बोल्ड वर्ड है वही हमें याद रखना है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के पेपर पैटर्न में जो कथन और कारण पूछे जाते हैं वो यहीं से ही कुछ लाइनें उठाकर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना और समझना ज़रूरी है। आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधि तब करती है। समाज का मेहनत कष्ट और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में भी सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। यथार्थ बोध यानी कि रियलिटी, वास्तविकता का। शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित होकर ट्रांसलेट करना हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। दाजू बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी कहानी है। अब देखिए, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा है और बड़बोलापन जितना ही कम है। मतलब उसमें जो कुछ जैसा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बात का विस्तार किया गया है कहानी के अंदर, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति बताई गई है, बल्कि जो यथार्थ में है वही उसमें बताया गया है। वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है, यानी कि वास्तविक अर्थ और गांभीर्य उतना ही अधिक है जितना दिखावा कम है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी, किंतु मेधावी होता है इंटेलिजेंट, किंतु निर्धन ब्राह्मण, निर्धन होता है गरीब, गरीब ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते
उस मनोदशा तक पहुंचता है। मनोदशा मन और मस्तिष्क की दशा वहाँ पहुंचता है जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। जातीय अभिमान यानी कि जाति का जो ब्राह्मण होने का जो अभिमान है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो भी गरीब है और वो भी एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पर निम्न जाति के लोग पहुंचे हुए हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। सामाजिक विधि निषेध, जो विधि विधान नियम जो बनाए गए हैं समाज में जातियों को लेकर, वो उन्हें अलग रखकर धनराम, जो कि उसका मित्र है, किसका, मोहन का मित्र है, वो लोहार जाति का है और मोहन ब्राह्मण जाति का है। इसलिए ये आपको जाति याद रखनी पड़ेगी, ये पूछा जा सकता है। तो धनराम लोहार के ऑफर, लोहार का ऑफर होता है जहाँ पर वो लोहार का काम करता है। बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यानी कि लोहार का काम एक ब्राह्मण, मोहन ब्राह्मण जाति का जो बच्चा है वो कर कर दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। यानी कि जो लोग जाति भेदभाव रखकर भी कहते हैं कि हमारे बीच में भाईचारा है, तो वो झूठा है। बल्कि जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो लोहार है, उनके सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यानी कि मानो जो जाति भेदभाव है, जो समाज है, वो एक नई दिशा की तरफ निकल रहा हो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उनके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर का वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों में दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे, निहाई होती है, जो लोहार होता है वो लोहे का एक ऐसे एक पीस सा रखता है जिसके ऊपर वो हथौड़ा वगैरह चलाता है, लोहे को सीधा टेढ़ा मेढ़ा करता है, उसको निहाई कहते हैं। तो निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यहाँ पर मोहन की बात की जा रही है कि वो कैसे एक शिल्पकार टोले की ओर अचानक ही मुड़ जाता है। शिल्पकार होते हैं जैसे जो घड़े वगैरह बनाते हैं, कुम्हार होते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते वो लोहार होते हैं, उनको शिल्पकार कहा जाता है। ये लेखक ने ये शब्द यूज़ किया है शिल्पकार, क्योंकि वो नई चीज़ें बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका वो धनराम लोहार के ऑफर, जो कि उसका मित्र है, धनराम मोहन का मित्र है। ये फ्लैशबैक स्टोरी जा रही है कि पैसे यहाँ से शुरुआत हो रही है कहानी की, और फिर मोहन की पीछे की कहानी मोहन खुद उसकी बताई जा रही है कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचा है। तो धनराम लोहार के ऑफर में वह अनगूंज शेष थी। अनगूंज जो मतलब सुनाई ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी दिलो दिमाग में बैठी रहती है। तो वो कहते हैं कि जब मोहन वहाँ से गुजरता था तो वो निहाई, जो लोहार का जो काम होता है, कभी गर्म लोहे पर हथौड़ी मारना, ठंडे लोहे पर हथौड़ी मारना, निहाई को ठीक करना, उन सारी चीज़ों पर जो मोहन है उनका ध्यान बार बार उन पर जाता है। लंबे बेंत वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। मोहन घर से निकला था लंबे बेंत वाले, बेंत होता है पकड़ना, जो घास वगैरह काटने की दराती वगैरह होती है, उसके पीछे जो पकड़ने का होता है लकड़ी का, उसको बेंत बोला जाता है। वो हंसुआ लेकर निकला था कि उसके धार वगैरह लगवा कर उसको पहना कर कर ले आएगा, और जो आसपास उनके खेत में जो कांटेदार झाड़ियाँ लगी उनको काट देगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। बंसीधर मोहन के पिताजी हैं, जो कि बूढ़े हैं। बूता होता है ताकत, यानी कि उनके ताकत का अब यह सब काम नहीं रहा, उनके बस का यह काम नहीं रहा। जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, यानी कि उन्होंने पुरोहिताई होता है पंडिताई का जो काम करते हैं, जो पंडित का काम करते हैं, संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम होता है मेहनत, और व्रत उपवास यानी कि व्रत रखना नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था,
अब गणनाथ चाहकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ नहीं आता। यानी कि जो पंडित जी हैं, बंसीधर हैं, वो मोहन से कह रहे हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, जो पंडिताई का जो काम करना है वो मेरे बस की बात नहीं है। आपको कहानी के कैरेक्टर भी ज़रूर याद रखने हैं और कैरेक्टर का रिलेशन भी याद रखना है कि कितने कैरेक्टर हैं और किसका किस कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। मोहन उनका आशय समझता ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। यानी कि मोहन अपने पिता की बात को समझता है, क्योंकि उसको समझ आती है कि पिताजी चाहते हैं कि अब उनके उम्र हो गई है और जो पुरोहिताई का काम है वो अब मोहन संभाल ले। लेकिन जो मोहन है उनको उसने कभी भी जो पुरोहिताई का काम है उसको कभी किया नहीं, इसलिए उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है मोहन की। और उसी गति से, जिस गति से पिताजी पाठ वगैरह करते हैं, उस गति से मोहन नहीं कर पाता। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित होती है बिना उत्तर के, यानी मोहन ने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। यानी कि मोहन को लगा कि वह पंटाई का काम तो नहीं कर सकता, लेकिन पिता की हेल्प करने के लिए वह खेत संभालने के लिए चला गया। तो जब उसने हंसुआ उठाया तो उसको लगा कि जो उसकी धार है वो कुंद हो चुकी है। यानी कि कुंद होना होता है उसको धार का खत्म होना। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ, धनराम जो कि मोहन का मित्र है उसके साथ पढ़ा हुआ है और लोहार जाति का है। धनराम अपने बाएं हाथ में धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था। धोकनी होती है जो आग जलाने के काम आती है। ये बहुत तरह की होती है, बांस की भी होती है, लोहे की भी होती है। फूंक मारकर आग जलाते हैं। साथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट टाइप भी होती है जिससे हवा की जाती है और आग जलती रहती है। तो धनराम है वो आग जला रहा है और लोहे को उलट पलट कर रहा है भट्टी में, क्योंकि वो लोहार है, लोहे का काम करता है। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर होता डिब्बा के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। अब धनराम और मोहन दोनों बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। यहाँ पर एक कैरेक्टर और आया है, मास्टर त्रिलोक सिंह। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कष्ट खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी से में उतरते हैं। यहाँ पर अब पुरानी बातें याद कर रहे हैं मोहन और धनराम। तो गोपाल सिंह की दुकान में हुक्के का आखिरी कष्ट खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले एक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया मुहावरा है, गुमसुम हो जाना। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। यानी कि अगर बच्चे प्रार्थना करते, संवेद होता है एक साथ मिलकर स्वर, यानी कि एक साथ मिलकर जब बच्चे प्रार्थना करते तो बहुत तेज स्वर सभी का मिला हुआ तेज स्वर उनके कानों तक जरूर पहुंच जाता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़क आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक। कुशाग्र होता है तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन सी प्रार्थना की जाती थी गलता लोहा पाठ में, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए। और कौन करते थे ये? मोहन।
मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी होता नालायक। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए हैं। बेंत होता है एक जैसे पेड़ की टहनी वगैरह, या कान खिंचवाए थे। मोहन की प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ये एक प्रश्न भी बनता है कि धनराम ने कभी भी उससे ईर्ष्या क्यों नहीं की। स्टार्टिंग में तो धनराम को उससे थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी, लेकिन फिर भी स्नेह और आदर का भाव था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन और अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी यानी कि पेड़ की टहनी उनकी पिंडलियों के माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने लिए से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित यानी कि पनिशमेंट करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उनसे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। तीसरी सीढ़ी यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 13 तिये, तो यहाँ तक तीसरे तक पहुँचते पहुँचते वो लड़खड़ा गया यानी कि भूल गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान का चाबुक लगा दी थी। जुबान का चाबुक, ये स्टेट में पहले भी पूछा गया ये प्रश्न कि जुबान का चाबुक कौन सा था। तो यहाँ तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। याद रखना ये बात किसने कही है, त्रिलोक ने कही है, जो मास्टर हैं त्रिलोक, उन्होंने कही है। और किसको कही है, धनराम को कही है। उन्होंने कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यानी कि तुम तो लोहार के बच्चे हो, तुम्हें तो लोहार का ही काम करना है, इसलिए तुम्हें विद्या नहीं आएगी। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो और पढ़ा सके। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझा दिया। धोकनी फूकने, आग जलाने, और सान जो लोहार करते हैं, जो चीज़ें मिलाकर चीज़ें बनाते हैं, उसको कहते हैं। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की, घन होता है बहुत भारी हथौड़ा, जो बड़ा हथौड़ा होता है, घन चलाने की विधा सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ में लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। गंगाराम किसके पिता हैं, धनराम के पिता हैं, और बंशीधर मोहन के पिता हैं। त्रिलोक जी मास्टर हैं, ये आपको याद रखना है।
तो वो कहते हैं कि अगर धनराम से कोई भी गलती हो जाती किसी काम को करने पे, तो उनके पिता जो चीज़ हाथ में आती वही उसी से ही उसको पिटाई कर देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, यानी अपने आप ही लोहार का काम करना शुरू कर दिया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। यानी कि प्राइमरी जैसे ही 5th क्लास के उन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उनको छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति जो कि इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्हें प्राइज़ के रूप में दी जाती है छात्रवृत्ति। तो वो भविष्यवाणी उनकी काफ़ी हद तक सिद्ध हो गई। कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, यानी कि उनके फादर का हौसला बढ़ा और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। छात्रवृत्ति होते स्कॉलरशिप, तो वो भी बड़ा स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक होता है जो पिता का धंधा होता है, जो भी काम पिताजी करते हैं विरासत में जो मिलता है वो पैतृक धंधा होता है, उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी एक तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दारिद्र्य होता है गरीबी, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, किनकी, मोहन के पिता की। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उन्हें उत्साहित करने की कोशिश करते। विद्या व्यसनी जिन्हें पढ़ने की लत होती है, ऐसे बच्चों का उदाहरण देकर उन्हें उत्साहित करते मोहन को। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारे जो घोड़े वगैरह वहाँ जो काम करने वाले थे उनके साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जखांड और पात पतेले, झाड़ जखांड जैसे कि झाड़ियाँ पेड़ वगैरह आने के शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते पहुँचते मटमैले पानी का रेला, मटमैला यानी मिट्टी मिला हुआ पानी का रेला यानी कि पूरी जो सामान के साथ पानी जो था, झाड़ जखांड और पानी साथ में आ रहा था, उसको रेला बोला गया है, उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टी में गांव आया था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। ये एक और अन्य कैरेक्टर है, रमेश आया है, उसको आपको याद रखना है। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का सही सहारा होता है, यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया।
मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश, औसत दफ्तरी यानी कि एवरेज उनका जो काम चल रहा था, बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई विरादर बतलाना या अपने बिरादरी का यानी कि ब्राह्मण जाति का बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट था, शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव आने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधाओं असुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर ज़रूर खत्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के यानी परिचित से जान पहचान थी, उसी से मिलकर उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी होता है टेक्निकल चीज़ें जहाँ सिखाई जाती है, जैसे IIT, जैसे जो छोटे छोटे होते हैं ना स्टेनो वगैरह, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ऐसे ही किसी जो एक तकनीकी स्थान था वहाँ पर उसका स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 150-200 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। 1.5-2 वर्ष है, याद रखिएगा। और बंसीधर ने जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उनकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। स्वप्न भंग, जो उन्होंने सपना देखा था उसका भंग होना, समाप्त होना। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरिएट होता है सचिवालय, और शीघ्र ही वह विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम जो बंसीधर है वो दांत में तिनका इसलिए दबाते हैं क्योंकि एक मिथ भी कह सकते हैं या एक कल्पना, एक बात चलती आ रही है समाज में कि अगर दांतों के नीचे तिनका दबाकर झूठ बोलते हो तो उस झूठ का पाप आपको नहीं लगता। अब जो मोहन के पिताजी थे बंसीधर, वो ब्राह्मण थे, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए दांतों के तले तिनका दबाकर वो झूठ बोलते हैं। किससे? धनराम से। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। यानी कि धनराम ने बंसीधर को कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उनका तो सफल होना निश्चित था। तो ये बंसीधर को बहुत बुरी तरह से कचोटता रहा। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। यहाँ पर अभी भी ये पास्ट में सब सोच रहे हैं धनराम और मोहन, जो कि धनराम के जो लोहार का जो स्थान है वहाँ पर बैठे हैं। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर
बेंत जो लकड़ी का होता है पकड़ने का, उसको अलग कर कर और हंसुए को निकाल कर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, यानी कि उसी समय बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज से के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की उन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। यानी कि वह शहर में ज़रूर रहता था, लेकिन उनको ये पता था कि ब्राह्मण जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के यहाँ उठते बैठते नहीं हैं। धनराम मन ही मन उनके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोहे की एक छड़ थी जिसको धनराम ने गलाकर, यानी कि गरम भट्टी में पिघलाकर उसको छड़ को गोल करना चाहता था, कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडासी पकड़कर, संडासी होती है जो लोहे को जैसे चिमटे की तरह होती है, लोहे की गरम छड़ को उससे मजबूती से पकड़ रखा था। जब दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच होता है शर्म, त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त, यानी कि प्रैक्टिस हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठीक ठोकते पीटते सुगढ़ गोल का रूप दे डाला, यानी कि ठीक रूप से उसको गोल कर दिया। अब यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो मोहन है वो ब्राह्मण जाति का है, लेकिन जो धनराम वो शहर में जाता है रमेश के साथ, तो वहाँ पे वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, तकनीकी स्कूल में पढ़ता है, तो उसको यही सब सिखाया जाता है, इसलिए वो उस लोहे का काम को आसानी से कर देता है। मोहन का यह हस्तक्षेप होता है इंटरफेयर। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। चूक यानी कि वो उससे पूछ सके कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। अवाक यानी खामोश, चुपचाप। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित, यानी कि शक दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। वह देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है कि मोहन ब्राह्मण जाति का होकर लोहार का काम कैसे कर रहा है। धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन, क्योंकि मोहन को ये लग रहा था कि मेरी वजह से धनराम को डांट पड़ सकती है, इसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है, इसलिए वो बहुत उदास था। उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से, क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से किया था, इसलिए मोहन को संतुष्टि हुई अपने लोहे के छल्ले की, यानी कि जो लोहा उसने गोल किया था, त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा, यानी कि मोहन ने धनराम की ओर देखा और आंखों ही आंखों में जैसे मोहन ये कहना चाहता हो कि देखो मुझे भी ये काम आता है। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट में पूछी गई हैं। उसकी आंखों में भी एक सृजक की चमक थी। किसकी आंखों में सृजक की चमक थी? मोहन की आंखों में। उसकी सृजक होता है किसी चीज़ का, नई चीज़ का निर्माण करने वाला, कि उसकी आंखों में इतनी खुशी थी मोहन की आंखों में कि उसने एक चीज़ को बनाया है जिसमें न स्पर्धा थी, न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव।
उसकी आंखों में कोई भी, उसके आंखों से पता लग रहा था स्पर्धा होती है, होड़, आगे बढ़ने की होड़, यानी कि वो धनराम से आगे नहीं निकलना चाह रहा था। ना ही जैसे कि वो कक्षा में होता था, तो यहाँ पर धनराम और मोहन सब सब एक ही जगह पर आकर रुक गए थे, और नहीं किसी प्रकार की हार जीत का भाव कि ना किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया, यानी कि सारा कुछ उसमें खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार स्टेट में पूछी गई है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये पंक्तियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। साथ ही 11th क्लास की कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक तो जुबान का चाबुक और एक ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इनका आशय पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।